मेरी भगोड़ी दुल्हनों ने आफत तो उठाई रखी है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो पिछले 14-15 सालों से पीड़ित पुरुषों की मदद के लिए कार्य कर रहा है और इन्हीं लुटेरी भगोड़ी दुल्हनों की उस व्यक्ति ने बैंड बजा के रख रखी है। जो लुटेरी भगोड़ी दुल्हन अपने पति के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवाती है, ये व्यक्ति अगर उस पीड़ित पुरुष के कांटेक्ट में आ जाए और मदद करने के लिए उतारू हो जाए तो मजाल है वो झुटेली छुटेली लुटेरी भगोड़ी दुल्हन उस पुरुष का कुछ उखाड़ सके। और आइए उसी व्यक्ति से आज हम आपको मिलवाते हैं जिनका नाम है अशोक दशोरा जी, संस्था पौरुष के अध्यक्ष इंदौर से। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस आंदोलन में। तो पिछले कई वर्षों से आपकी संस्था पीड़ित पुरुषों की मदद के लिए कार्य करती आई है। बहुत सारे पीड़ित पुरुषों के मुकदमे आपने हल करवाए हैं और बहुत सारी लुटेरी छुटेली भगोड़ी दुल्हनों को आप लोगों ने सबक भी सिखाया है। तो उसके बारे में कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप जनता को बताना चाहेंगे? अक्षय जी, महिला स्वतंत्रता और सशक्तिकरण के नाम पर इस राष्ट्र के 65 कानूनों के द्वारा जो महिलाओं के व्यभिचार का, उसके अवैध संबंधों का, उसके अनैतिक संबंधों का, उसके विवाहेतर संबंधों का जो है संरक्षण किया जा रहा है लीगली, कानूनी तौर पर, उसके खिलाफ देश भर में निश्चित तौर पर बहुत सारी संस्थाएं, आवाज फाउंडेशन से लेकर के कई संस्थाएं कार्यरत हैं। मैं भी संस्था पौरुष इंदौर का अध्यक्ष होकर के करीब 14-15 सालों से इसी मिशन में लगा हुआ हूँ। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि स्वतंत्रता के 75 वर्षों के बाद भी हमारे संविधान की प्रस्तावना प्रीएम्बल में जो लिखा हुआ है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, समान कानून सभी के लिए, स्त्री पुरुष के लिए, बिना कोई लैंगिक भेदभाव किए हुए, और समान कानूनों के द्वारा स्त्री पुरुष से लैंगिक भेदभाव किए बगैर उन कानूनों के द्वारा संरक्षण किया जाना। इस प्रीएम्बल जो है प्रस्तावना, इसको भी आज तक कोई सरकार लागू नहीं कर पाई, क्योंकि जब बेटा अपनी माँ को लेकर के थाने पर पहुंचता है कि मेरी पत्नी जो है वो मेरी माँ को परेशान करती है, मारती पीटती, खाना नहीं देती है, गाली गलौज करती है, तो थाने से सीधी ये आवाज सुनाई देती है कि अपने जो है माँ को लेकर के चला, इस बुढ़िया को लेकर के चला जा, वरना अगर तेरी पत्नी आ गई तो हिंदुस्तान के सारे कानून तेरे ऊपर लागू करके और तुमको धाराओं में बंद कर देंगे। देन वेयर इज इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ? हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और वाराणसी उत्तर प्रदेश के जो हमारे फायर ब्रांड नेता मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे, उन्हीं के संसदीय बुलडोजर बाबा जी, उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में खड़े होकर के उनसे निवेदन कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं, गुहार कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एक संस्कारवान पार्टी के नेता हैं और आप संस्कारवान माँ, बहन, काकी, नानी, दादी, चाची, इनको बचाने के पक्ष में खड़े होइए और एक संस्कारहीन, लंपट, बेशर्म, बेहया, बेगैरत, व्यभिचारी और बदचलन औरत, जिसको कि बहू या पत्नी के नाम से जाना जाता है, उसका अगर गुनाह है, उसका पाप है, उसके अपराध हैं, तो उसे भी दंडित कीजिएगा। इन्हें हमारा कहने का मतलब है कि जेंडर बायस्ड जो कानून है उनको जेंडर न्यूट्रल बनाइएगा या जेंडर इक्वल बनाइएगा। स्त्री अगर गुनाहगार है तो उसे भी जेल भेजा जाए और पुरुष अगर गुनाहगार है तो उसे भी जेल भेजा जाए। ये तो नहीं चलेगा कि स्त्री जन्मजात निर्दोष है और पुरुष जन्मजात दोषी है। पुरुष के खिलाफ आरोप लगते ही वो दहेज लालची, दहेज लोलुप, दुष्कर्मी, बलात्कारी, न जाने क्या क्या हो जाता है और मीडिया ट्रायल ही उसका जीवन बर्बाद कर देता है। लेकिन महिलाएं जैसे कि नेहा वर्मा, जिसने अपने ससुराल की 3 पीढ़ियों की कत्ल कर दिया, उसको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पुरस्कृत किया जाता है। ये कौन सी बात है भाई? हमारे मनुस्मृति में तो संस्कारवान महिला की शुचिता पर ध्यान दिया गया है और हमारे आदरणीय मोदी जी भी जानते हैं धार्मिक आख्यान को, मनुस्मृति को, और योगी जी तो बेहतर जानते हैं क्योंकि तो संत ही है। आज आप संस्कारवान महिला के खिलाफ कानून बना करके संस्कारहीन महिलाओं की फौज को बढ़ा रहे हैं। हमारा कहना है कि मुख्य रूप से ये झूठे जितने भी मुकदमे 498A दर्ज हो रहे हैं, घरेलू हिंसा हो रहे हैं, 125 CRPC हो रहा है, 406 हो रहा है, 323, 294, 506,
ये जितनी भी धाराएं हो रही है, ये सब सिर्फ और सिर्फ दो ही कारणों से हो रही है। पहला कारण है स्त्री के विवाहेतर संबंध। व्यभिचारी स्त्री, दुराचारी स्त्री सिर्फ और सिर्फ अपने व्यभिचार को, अपने अवैध संबंधों को छुपाने की गरज से पति और उसके पूरे परिवार के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है। वो अपने पाप छुपा रही है, अपने अपराध छुपा रही है। और दूसरा होता है पति और उसके परिवार की संपत्ति पर कब्जा करना। ये दो कारण होते हैं जिसके कारण झूठे मुकदमे होते हैं। न तो कहीं दहेज मांगा जा रहा है, न ही कोई घरेलू हिंसा हो रही है। अपने पापों को, अपने गुनाहों को, अपने व्यभिचार को, अपनी बेशर्मी को, अपनी बेहयाई को, अपनी बदमाशी को, अपनी लंपटता को छुपाने के लिए स्त्री पुरुष और उसके परिवार, पति और उसके परिवार के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करा रही है। इस कारण आज हिंदुस्तान में 3.5 करोड़ से ज्यादा मुकदमे लंबित हैं पारिवारिक विवादों के। एक तरफ जुडिशरी रोने रोती है, हमारे ऊपर बहुत सारा भार बढ़ रहा है, बहुत सारे मुकदमे हो रहे हैं। भाई मेरे, ट्रायल कोर्ट के आदरणीय जज साहेब, आपको किसने रोका है कि झूठे घरेलू हिंसा के मुकदमे या 498 के मुकदमे प्राइमा फेसी खारिज कर दीजिए। आपको पता है कि गुनाहगार स्त्री है, पुरुष निर्दोष है, लेकिन नहीं, औरत है। अरे भाई, पूरा जुडिशरी सिस्टम औरतों के आतंक से डरा हुआ है। पूरी संसद, पूरी विधानसभा, पूरी राजनीति, सारा मीडिया, सारा समाज औरत के आतंक से डरा हुआ है। सिर्फ आप स्त्री हैं इसलिए हम झूठा मुकदमा होने के बाद भी 10 साल तक चलाएंगे। आपके पास तो अधिकार है, आपके पास स्वविवेक है, आपके पास में बहुत सारे पावर्स है, जुडिशरी है। प्राइमा फेसी अगर इन कानूनों को आप खत्म कर देंगे तो ये जो रोना है जुडिशरी का कि हमारे ऊपर बहुत सारे वजन बढ़ रहा है, आप स्वयं बढ़ा रहे हो। आप स्वयं नष्ट नहीं करना चाहते हो। प्राइमा फेसी आप कानूनों को खत्म कीजिए। और साथ में घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत ये है कि अगर महिला संरक्षण अधिकारी झूठा मुकदमा तैयार करके बिना किसी साक्ष्य के माननीय न्यायालय में भेजती है तो 33 सेक्शन ये बोलता है उस महिला संरक्षण अधिकारी के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, 2 साल की सजा दी जा सकती है, 25,000 रुपए का जुर्माना किया जा सकता है। क्यों? आप घरेलू हिंसा अधिनियम के 1 से लेकर के 36 तक के कानून तो अप्लाई करते हैं, सेक्शन 33 क्यों नहीं अप्लाई करते? जिस दिन महिला संरक्षण अधिकारी को जेल भेजा जाएगा झूठा मुकदमा दर्ज करने पे और 25,000 का जुर्माना लगाया जाएगा, बिल्कुल ये जितने झूठे मुकदमे जो घरेलू हिंसा के दर्ज हो रहे हैं खत्म हो जाएंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरिजीत प्रसाद का कहना है कि 498 एंड डोमेस्टिक वायलेंस इज ए लीगल टेररिज्म, कानूनी आतंकवाद है। तो आप तो श्रीमान सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, जब कानूनी आतंकवाद है तो इसको खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं? किसका इंतजार कर रहे हैं? मतलब लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई, ये तो नहीं चलेगा भाई। फिर दूसरा कारण क्या हो गया? अभी नई पीढ़ी में एक फैशन हो गई, माल पति का मजे यारों से। अरे भाई, मैं उसको 125 लगा करके माल मेंटेनेंस तो पति से लूंगी और घर जाके अपने मायके में मेरा बाप भी जानता है, मेरा भाई भी जानता है कि मैं इधर उधर मुंह मार रही हूँ और वो बराबर वो करेगी। पैसा तो मैं अपने पति से वसूलूंगी और अपने यारों के साथ अय्याशी करूंगी। यारों के साथ अय्याशी करने वाली बेहया, बेशर्म, बेगैरत, बदतमीज, बदजात औरत को 1 फूटी कौड़ी का मेंटेनेंस नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि न्यायालय की CRPC 125 स्वयं कहती है a wife who is unable to maintain herself can only be given maintenance और a wife who is in adultery can not be given any maintenance। क्यों पालन नहीं कर रहे हैं जज साहब? आपको किसका इंतजार है? आप सिर्फ तारीख पे तारीख ही देते चले जाएंगे या पुरुषों को कभी न्याय देंगे? अगर आपकी औकात नहीं है न्याय की तो सीट छोड़ दीजिए, चले जाइएगा, अन्याय का साथ मत दीजिएगा, क्योंकि जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो फिर आंदोलन जरूरी हो जाता है। अशोक दसोरा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अशोक दसोरा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अशोक जी, मेरे ना आपसे 2 सवाल और है जी। पहला सवाल तो ये है कि आपकी काफी सारी वीडियोस में मनुस्मृति के बारे में आपको बोलते हुए देखा गया है। बिल्कुल सही कहा है। दरअसल हमारे देश में पहले गोरे अंग्रेज आए और अभी हाल फिलहाल में काले अंग्रेज बैठे हैं। बिल्कुल सत्य है। इनके आने से पहले, गोरे और कालों के आने से पहले मनुस्मृति के हिसाब से न्याय व्यवस्था चलती थी। बिल्कुल ठीक है। तो वो टाइम की न्याय व्यवस्था जो मनुस्मृति के हिसाब से चलती थी वो ज्यादा ठीक थी या गोरे काले अंग्रेजों के बनाए गए कानूनों के हिसाब से चल रही न्याय व्यवस्था ज्यादा ठीक है? देखिए, 1952 में जब देश आजाद हुए को मात्र 5 वर्ष हुए थे,
तब इस राष्ट्र में सनातन धर्म के अनुयायियों का एकमात्र मुकदमा तलाक का लंबित था। मनुस्मृति में 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है, जिसमें जन्म संस्कार से पूर्व गर्भाधान संस्कार और उससे पूर्व पुंसवन संस्कार की भी व्याख्या की गई है। और जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो अंत्येष्टि संस्कार या अंतिम संस्कार या मृत्यु संस्कार भी होता है। कहीं पर न तो तलाक का जिक्र है, न ही डाइवोर्स का जिक्र है, न ही विवाह विच्छेद का जिक्र है। यानी कि सनातन धर्म में शादी 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। यज्ञ की वेदी के आसपास चक्कर काट के साक्षात अग्नि को साक्षी मान करके सप्तपदी के फेरे फेरे जाते हैं। उसमें 7 सौगंध खिलाई जाती है, पति से भी और पत्नी से भी, कि विपरीत परिस्थितियों में आपका साथ दूंगी, धर्म अनुष्ठान में आपका साथ दूंगी। सप्तपदी के फेरों के साथ, संस्कार के साथ हुए विवाह में ये माननीय जज साहब कहाँ घुसा है, पुलिस कहाँ घुस आई? इनकी तो औकात ही नहीं है उसमें आने की। हाँ, तलाक मुगलों की देन है। इस्लाम में तलाक जायज है, आप तलाक दे सकते हैं इस्लाम के कानून के अनुसार, हमारा कोई विरोध नहीं है। डिवोर्स क्रिश्चियनिटी से आया है। आप अगर कोई क्रिश्चियन धर्म का पालन करते हैं तो आप डिवोर्स दे सकते हैं। यहां तो विवाह एक संस्कार है, समझौता नहीं है। संस्कार कभी खत्म नहीं होता। एग्रीमेंट कैन बी डिसॉल्व एट एनी टाइम विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। तो एग्रीमेंट तो भंग किया जा सकता है, लेकिन संस्कार खत्म नहीं होते। तो जज साहब आप कहां घुसाए? जब अक्षय की, महेश की, मुकेश की शादी हुई, विवाह हुआ, तब तो वहां पंडित जी थे, वहां पर मंत्र था, यज्ञ की वेदी थी, सप्तपदी के फेरे थे, उसके रिश्तेदार थे। न कोई जज था, ना कोई कोर्ट थी, ना कोई कानून था, और न ही कोई पुलिस थी। लेकिन पति पत्नी में विवाद होते हुए ये घुसपैठ ये कहां घुसा है? ये गुनाहगार, इसका सबसे बड़ा हमारा पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू है और उसका खानदान है, जिसने, कांग्रेस ने इस राष्ट्र के सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए कई कई षड्यंत्र रचे। 1952 में एकमात्र सनातन धर्म के अनुयायियों का मुकदमा था तलाक का। 1955 में नेहरू ने इस राष्ट्र के हिंदू परिवारों को नष्ट करने के लिए पिछले रास्ते से हिंदू मैरिज एक्ट बनाया, जिसका आदरणीय बाबा साहब आम्बेडकर साहब ने भी विरोध किया था कि सिर्फ हिंदू विवाह नियम क्यों, मुस्लिम विवाह अधिनियम क्यों नहीं, क्रिश्चियन विवाह अधिनियम क्यों नहीं, पारसी क्यों नहीं, बौद्ध क्यों नहीं। लेकिन नहीं सुनी, क्योंकि वो किस तरह का लंपट आदमी था। मुझे कहते हुए कोई शर्म नहीं थी कि नेहरू इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का सबसे गंदा और सबसे लंपट आदमी था, जिसने अंग्रेजों के कहने पे पहले तो डिवाइड एंड रूल करके भारत के 2 हिस्से करा दिए, उसके बाद में हिंदू मुस्लिम को लड़ाया, उसके बाद में परिवारों का भी विखंडन किया। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में आया। 1952 में एकमात्र मुकदमा था। हिंदू मैरिज एक्ट आने के बाद आज 3.5 करोड़ परिवारों के पारिवारिक मुकदमे कोर्ट में लंबित है। अब आप बताइए कि स्त्री सबला हुई या अबला? जैसे जैसे आप कानून लाते गए वैसे वैसे स्त्री ज्यादा अबला होती चली गई। क्यों? कि उसके अधिकार नष्ट होते गए, वो कोर्ट की कचहरी के चक्कर काटते गए। एक चीज और अक्षय जी आपने मुझसे पूछी है, मैं पूरे स्वतंत्रता के पूर्व से लेकर के आज तक के कांग्रेस के परिवारों को नष्ट करने का इतिहास बताने के लिए जा रहा हूं। 1947 के पहले आईपीसी 497, जो कि स्त्री व्यभिचार की धारा है, स्त्री व्यभिचार पुरुष व्यभिचार दोनों ही उसमें शामिल है, उसमें आईपीसी 497 में यह था कि अगर कोई विवाहित महिला किसी गैर मर्द से अवैध संबंध बनाती है तो उस विवाहित महिला को और उसके आशिक को, उसके प्रेमी को, दोनों को 5-5 साल की कड़ी सजा है। अब ये जवाहरलाल आने के बाद, चूंकि ये इसी कैटेगरी का व्यक्ति था, इसके एक नहीं अनेक महिलाओं के साथ संबंध थे, ये पूरा देश जानता है। और मुझे कोई डर भी नहीं है, भय भी नहीं है कांग्रेस जैसी गंदी संस्कृति वाले लोगों से। इसके कई महिलाओं से संबंध थे। उन महिलाओं को बचाने के लिए इसने आईपीसी 497 में पिछले रास्ते से यह डलवा दिया, द वाइफ विल नॉट बी अबेटर। इस प्रकरण में महिला दोषी नहीं होगी, महिला के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं। क्यों भैया? तेरी माउंटबेटन की बीवी को बचाना था, देश के सारे पुरुषों को लटका दिया तूने। यह गुनाहगार पहला नेहरू रहा। उसके बाद
इसी नेहरू के कार्यकाल में, इसी जवाहरलाल के कार्यकाल में 1961 में डावरी प्रोहिबिशन एक्ट आया, दहेज प्रतिषेध अधिनियम। अरे भाई, दहेज तो एक संस्कार था। एक परिवार, एक नए लड़के लड़की अगर कोई परिवार बसाने के लिए चाहते हैं, उसमें समाज के लोग 4 बर्तन, 4 गादी तकिए, कुछ बर्तन, कुछ संपत्ति, कुछ चीजें दे देती है तो नया परिवार बसेगा। अग्रवालों में आज भी है, 1 ईंट और 1 सोने का सिक्का। बहुत अच्छी परंपरा है। दहेज कन्यादान होता है, और मनुस्मृति में कन्यादान का, मनुस्मृति में, याज्ञवल्क की स्मृति में, नारद स्मृति में, विष्णु स्मृति में, सभी में इसका प्रावधान है। अगर कोई नया परिवार बन रहा है और हम थोड़ा थोड़ा सा उसको सहयोग देते हैं तो उसका परिवार चल निकलेगा। ये समाज की प्राथमिक अवधारणा थी, इसमें क्या गलत था? आपने दहेज को क्रूएल्टी बना करके, डावरी प्रोहिबिशन एक्ट 3/4 बना करके दहेज को अभिशाप बना दिया। चलिए ठीक है, मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारी स्मृतियों में, हमारे वेदों में और हमारे उपनिषदों में, सभी में इसका है कि भी नया परिवार बन रहा है तो आप मिल करके उसका सहयोग किए। आपने तो उसको घोषित कर दिया क्योंकि आपकी अंग्रेज मानसिकता से गुलाम आदमी थे आप लेडी माउंटबेटन के द्वारा गवर्न होते थे। यहाँ तक ठीक है, लेकिन जब उसमें प्रोविजन रखा है कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, मुझे कोई बता दे नेहरू खानदान का व्यक्ति कि दहेज देने वाले किस व्यक्ति पर आज तक मुकदमा दर्ज हुआ है और कितनों को इम्प्रिजनमेंट किया गया है। इसका मतलब क्या है भाई? लेना और देना दोनों अपराध है। तो जो दे रहा है, जो स्वीकार कर रहा है, जो एफआईआर में दर्ज कर रहा है कि मेरे पिता ने 20 लाख का दहेज दिया, सबसे पहले प्राइमा फेसी आप उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, उसको अरेस्ट करो, उसको जेल भेजो, उसके बाद दहेज लेने वाले को करोगे। ये 1961 में नेहरू की चाल चली। उसके बाद में इंदिरा मैया आई, इंडिया इज इंदिरा वाली। उन्होंने 1983 में 498A जोड़ दिया, उसमें 498, 490 से लेकर के 599 तक, बल्कि 500 तक पारिवारिक विवाद और मानहानि के मुकदमों की व्याख्या है। 498 डाल दिया आपने डावरी क्रूएल्टी, दहेज की मांग को लेकर के क्रूरता, और उसमें आपने 3 साल का इम्प्रिजनमेंट बना करके उसको नॉन बेलेबल ऑफेंस बना दिया। हद ये हुआ कि 1983 से लेकर के अर्नेस्ट कुमार और एंड अदर्स 2015 तक बुरी तरह से हिंदुस्तान के पुरुषों ने प्रताड़ना झेली। 498A दर्ज होते से ही संबंधित थाने की दिवाली बन जाती थी और लाखों रुपए वसूले जाते थे। जबकि अगर 3 साल की उसमें सजा है तो आईपीसी और सीआरपीसी ये कहती है कि जिन धाराओं में 7 साल और उससे अधिक का मुकदमे की सजा, उसकी सजा है, उन्हीं को नॉन बेलेबल माना जाएगा, उन्हीं की जमानत नहीं दी जाएगी। लेकिन न तो पुलिस, न ही जुडिशरी में बैठे निकम्मे, निठल्ले, बदमाश, औरतखोर जजों ने कभी नजर उठा के देखी कि भाई इसमें 3 साल का इम्प्रिजनमेंट है, 7 साल नहीं है, 7 साल से अधिक नहीं है, फिर भी जेल भेजा जाता रहा। 80 साल और 90 साल के बेगुनाह निर्दोष पुरुषों को, सास ससुर को, दादा सास दादी ससुर को भेजा गया। ये क्या अन्याय था? ये तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि अर्नेस्ट कुमार एंड अदर्स वाला आया साइटेशन, उसके बाद में गिरफ्तारी चालू खत्म हो गई। 1983 के बाद में अब वो अंग्रेज महिला आ गई, इटली की अंग्रेज महिला, जिसका एकमात्र अभियान आज तक यही है कि किस तरह से इस राष्ट्र के सनातन धर्म के परिवारों को नष्ट किया जाए। 2005 में लेकर के आ गई घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। पप्पू भैया की मम्मी 2005 लेके आ गई। ऐसा कैसे ही इटली से उठाया और भारत में कॉपी पेस्ट कर दिया। भाई ये संस्कारों का देश है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का देश है। तेरे देश में औरतें व्यभिचार करती होगी और उसका पति ताली बजाता होगा, मेरे देश में नहीं होता है, मेरे देश में नहीं होता है। तूने कॉपी पेस्ट कर दिया। आज घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत कानून ऐसे बना दिए गए कि पत्नी अपने पति को उसके मालिकी के हक के मकान से धक्का देकर के बाहर निकाल दे, अपने प्रेमी को बुला ले, प्रेमी से बच्चा पैदा करे, माननीय न्यायाधीश कहेंगे कि बच्चे के मेंटेनेंस तुम दोगे। ये मजाक है, ये इस देश के मर्दों के खिलाफ सबसे बड़ी खिल्ली है। और संरक्षण कानून के अंतर्गत अगर उसमें वो चली जाती है कोर्ट में, तो माननीय न्यायाधीश उसको ऑर्डर जारी करेंगे कि हे पति, तेरी पत्नी अपने यार के साथ अय्याशी कर रही है, उसकी अय्याशी में दखलंदाजी होती है। उसकी परिभाषा कुछ और है, लेकिन उसका मतलब मैं बता रहा हूं, मंतव्य यही है।
तेरी पत्नी के व्यभिचार में तू दखलंदाजी करता है, इसलिए मैं फला कोर्ट का फला जज तुझे आदेश देता हूं कि तू 3 किलोमीटर के एरिया में उस घर में नहीं जाएगा जो तेरे मालिकी का हक है, और तेरी पत्नी जहाँ नौकरी कर रही है उसके भी 3 किलो एरिया में नहीं जाएगा। और वही कॉपी संरक्षण अधिकारी यानी संबंधित टीआई को दी जाएगी कि ये पति अपने घर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इसकी पत्नी तो व्यभिचार कर। तो तुम संरक्षण किसका कर रहे हो? व्यभिचार का संरक्षण है। शर्म नहीं आती है जजों को? क्यों नहीं खारिज करते हैं कि भाई संरक्षण काय का संरक्षण का अधिकार? पत्नी का प्रूफ दे रहा है वो कि अपने यार के साथ अय्याशी कर रही है, और तुम उसी पति को घर से निकाल करके उसको प्रतिबंधित कर देते हो घर पे और कार्यस्थल पर जाने के लिए। ये क्या मजाक है? ये क्या मजाक है? हद तो ये है कि अगर पत्नी अय्याशी करते करते उसके कुछ विशेष अंगों में कैंसर हो गया या कोई बीमारी हो गई तो इलाज पति करवाएगा। अरे मजे यारों से और माल पति का, कुछ तो शर्म करो। और ये कानून पूरी तरह से जेंडर बायस्ड है, ये फॉरेन से कॉपी पेस्ट किया गया है। ये कांग्रेस की वही नीति है जिसमें सनातन धर्म को पूरी तरह बर्बाद कर दिया जाए। घरेलू हिंसा कानून लागू होने के बाद में आज 99% महिलाएं झूठे मुकदमे दर्ज करा रही है, पति का इकोनॉमिक एक्सटॉर्शन भी कर रही है, झूठा लिख के दे रही है कि मेरा पति 5 लाख रुपया प्रति माह कमाता है। अरे मजाक समझ रखा है क्या तुमने? है माल पति से मजे यारों से नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। माल पति का मजे यारों से, माल पति का मजे यारों से, माल पति का मजे यारों से, माल पति का मजे यारों से। और अंतिम और बताना चाहूंगा मैं, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ जी। आपकी बहुत सारी वीडियोस में देखा गया, अखबारों में भी देखा गया, यहाँ पे भी आज इस समय इस इंटरव्यू में भी देखा जा रहा है जी। कि आप इंडिया की जुडिशरी सिस्टम के बारे में बड़ा खुल के बोलते हैं, लेकिन हाँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं हाँ। जो डर के मारे चू भी नहीं करते। शायद मुझे ऐसा लगता है जी। कि अज्ञानता का कारण है, क्योंकि अज्ञानता की वजह से एक डर पैदा होता है। तो मैं चाहता हूं कि वो ऐसा कौन सा ज्ञान है जो आपको है उनको नहीं है, जिस वजह से आप नहीं डरते हो और वो डरते हैं। अक्षय भाई, इसको मैं बहुत खुलासा कर देना चाहता हूं। मेरी नाराजगी, मेरा विरोध जुडिशरी सिस्टम से है। मेरा विरोध किसी पर्टिकुलर जज साहब से नहीं है, माननीय न्यायाधीश से नहीं है। वो तो माननीय है, और आज से नहीं, अंग्रेजों के जमाने से माननीय है। चाहे आप मानो या नहीं मानो, वो तो है माननीय, मानना ही पड़ेगा आपको। उनने बोल दिया तो आपको मानना है, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम पे वो गवर्नर होते थे महारानी एलिजाबेथ से, जिनका अभी अभी देहांत हुआ है। और ये इस राष्ट्र का दुर्भाग्य है कि वो एक दिन के लिए हमारा झंडा झुकाया उन्होंने। जो पूरे राष्ट्र को जिन्होंने लॉर्ड मैकाले की औलादों ने बर्बाद कर दिया, उनके लिए हमने झंडा झुकाया। खैर ठीक है, पॉलिटिकल है, मुझे पॉलिटिकल पर कुछ भी नहीं बोलना। नहीं, आपको ईस्ट इंडिया कंपनी तनख्वाह दे रही है। आप मेरे ही इनकम टैक्स से, मेरे ही जीएसटी से जो इस राष्ट्र को मॉनिटरी फंड ऑफ इंडिया मिल रहा है, उससे आपको तनख्वाह मिल रही है। अब आप अंग्रेजों के गुलाम नहीं हैं, अंग्रेजों की जी हुजूरी नहीं करोगे। जब आपको तनख्वाह हमसे प्राप्त हो रही है और लोकतंत्र की परिभाषा में लोकहित ही सर्वोपरि है, फिर आदरणीय जज साहब, आपको विशेष अधिकार कहां से आ गए? आप इतने महान क्यों हो गए? आप अल्लाह ताला के डायरेक्ट नुमाइंदे कैसे हो गए? आप प्रभु श्री राम के डायरेक्ट भक्त कैसे हो गए? आप भी उसी संविधान के द्वारा गवर्न हैं जिस संविधान के द्वारा मैं गवर्न हूं। मेरा जुडिशरी सिस्टम के खिलाफ आक्रोश है, और मैं इस जुडिशरी सिस्टम के खिलाफ जिंदगी भर बोलता रहूंगा। और आप सभी लोगों से भी बोलूंगा, खुल के बोलिएगा जुडिशरी सिस्टम के खिलाफ, क्योंकि किसी जुडिशरी सिस्टम की कोई औकात नहीं है कि आपको बिना कोई गुनाह किए एक रात के लिए जेल भेज दे या आपके ऊपर अवमानना लगा दे। हाँ, आप पे अवमानना तब लगाई जा सकती है जब आप किसी पर्टिकुलर कोर्ट के पर्टिकुलर जज के खिलाफ कोई बहसबाजी करते हैं या उसके किसी साइटेशन पर लेकिन किंतु परंतु पूछने का तो आपको अधिकार है, क्योंकि हमने जो आज से 10 साल पहले डिमांड की थी कि कोर्ट की वीडियोग्राफी करके जनरल की जानी चाहिए, इस बार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस रमन्ना ने जाते जाते उसको लागू कर दिया। इसके लिए हम निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का अभिनंदन भी करते हैं, बधाई भी देते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही क्यों, फैमिली कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जहां भी पति पत्नी के विवाद हैं, उनके पूरे ट्रायल का आप वीडियोग्राफी कीजिए, ताकि
महिला को देख करके जहां जज साहब की बाछें खिल जाती है और पति को देख करके उनके नाक मुंह के नक्शे पाकिस्तान के नक्शे के समान घिनौने हो जाते हैं, कम से कम उन जजों की औकात को वीडियो रिकॉर्डिंग करके हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकें कि जज साहब का ये एटीट्यूड है, ये हमें क्या न्याय देंगे। हम ट्रायल कोर्ट में पति पत्नी के या फैमिली कोर्ट में पति पत्नी के जितने भी मुकदमे का ट्रायल चल रहा है, प्रोसीडिंग चल रही है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की डिमांड करते हैं। हम पुरुष आयोग बनाने की डिमांड करते हैं। हम जुडिशरी अकाउंटेबिलिटी की डिमांड करते हैं। अगर माननीय जज साहब ने किसी बेगुनाह को 1 साल के लिए जेल भेज दिया, बाद में वो बड़ी कोर्ट से बरी हो गया, तो माननीय जज साहब अब आप 1 साल के लिए चले जाइए, बड़ी कृपा होगी, आपके सारे मुगालते दूर हो जाएंगे, वरना आप जिंदगी भर गलत फैसले करते रहोगे। हाँ, इतना जरूर मैं मानता हूं कि हम जुडिशरी सिस्टम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। न किसी कार्यपालिका को अधिकार होगा कि वो जज साहब को जेल भेजे, न ही किसी विधायिका को अधिकार होगा। बड़ी कोर्ट को यह अधिकार दिया जाना चाहिए, जिस तरह से वो अभी खाली निंदा कर देते। अभी दिल्ली के अंदर 22 साल झूठे मुकदमे से ग्रस्त विष्णु तिवारी हमारे बीच आए थे। 22 साल झूठा मुकदमा, क्यों भाई? वो जज साहब तो भाग गए या रिटायर हो गए होंगे जिनने 22 साल जेल भेज दिया। इसका बेचारे का तो पूरा परिवार नष्ट हो गया, पूरी संपत्ति लूट गई, सब कुछ बर्बाद हो गया, सारा परिवार खत्म हो गया, पता नहीं कितने मर गए, और वो जज साहब मजे ले रहे हैं आज रिटायरमेंट में, हमारी इनकम टैक्स जीएसटी की पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। क्यों नहीं ऐसे लंपट बेशर्म बेहया जजों को जेल भेजा जाना चाहिए, हाई कोर्ट के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जुडिशरी अकाउंटेबिलिटी इसी को कहेंगे, न्यायिक जवाबदेही। दूसरा हमारा निवेदन है कि आप पुलिस अकाउंटेबिलिटी भी लगाइएगा, पुलिस जवाबदेही। एक आईओ जो हर केस के अंदर 25,000 से लेके 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया मांगता है, सारे लोग जानते हैं, बोलने का डर है लोगों में, मैं तो झूठ बोलता हूं, मुझे कोई डर नहीं है। हमने यहाँ कौवा बना करके इंदौर के महिला थाने की 2-3 बाइयों को लटका दिया, बर्खास्त करवा दिया, इसलिए मुझे डर नहीं है, और मैं बोलता हूं और बोलता रहूंगा। अगर आईओ रिश्वत खा करके या बायस्ड होकर के बेगुनाह पुरुष के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करता है और बाद में वो कोर्ट से बरी होता है, तो जितनी आईपीसी के अंतर्गत वो धारा है और सीआरपीसी में उसके दंड का प्रावधान है, उतने ही सालों को पुलिस अधिकारी महोदय को जेल भेजा जाए। जा भैया, हटा सावन की घटा, तूने 498 झूठा दर्ज किया था, अब 3 साल तू जरा जेल चला जा, मजे आ जाएंगे तेरे को कि पुरुष तो बलात्कारी, लंपट, लालची, दहेज लोलूप, दुष्कर्मी सब होता है, अब तू बन के देख ले जरा। तो ये जब पुलिस अकाउंटेबिलिटी एक्ट लागू हो जाएगा, जुडिशरी अकाउंटेबिलिटी एक्ट लागू हो जाएगा, आज हिंदुस्तान में जो 5 करोड़ से ज्यादा मुकदमे, जिनमें 3.5 करोड़ से ज्यादा पारिवारिक विवादों के हैं, देखने पर आपको 350 भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो झूठे मुकदमों का कारोबार है, ये 50,000 करोड़ से ज्यादा का अवैध व्यापार है जो कैश में होता है। माननीय मोदी जी, इसमें ना आपको जीएसटी मिल रहा है, न सर्विस टैक्स मिल रहा है, न इनकम टैक्स मिल रहा है, सारे पैसे हवाला के जरिए। हमने इंदौर और मध्य प्रदेश के अंदर सारे थानों पे कैमरे लगवा दिए, डीजीपी नंदन दुबे से तत्कालीन बोल करके, आज कैमरे लग गए हैं। अब पुलिस वालों की औकात नहीं है कि थाने में बैठ के पैसा मांग ले, फिर वो थाने में जो भी मंदिर होगा बजरंगबली का या जो भी शिवलिंग होगा या वहां पेड़ के नीचे खड़े होकर के सेटिंग करते हैं, भाई 1 लाख दे दे, तेरे माँ बाप का नाम हटा दूंगा, 2 लाख दे दे, तेरे काका चाचा का नाम हटा दूंगा। ये कब तक चलता रहेगा? आप क्यों नहीं छुपी हुई डिवाइस बहुत सारी आती है, बटन डिवाइस आती है, की चेन डिवाइस आती है, वो डिवाइस लेकर के उस आईओ की पूरी रिकॉर्डिंग कीजिएगा, फिर आप जो बोलोगे वही होगा। पुलिस सिर्फ 2 की ही होती है, या तो पैसे की या कबाब शबाब शराब। मत डरिए पुलिस वालों से, बिल्कुल मत डरिएगा, और 1 पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप जो 2 लाख रुपए देते हो, मेरा दावा है कि मैं 2 लाख रुपए में आपको हाई कोर्ट से बरी करवा दूंगा। बिल्कुल जरूरत नहीं है। झूठे पुलिस वालों के खिलाफ आपको आंदोलन करना चाहिए, उनको रिश्वत नहीं देना चाहिए। तो पुलिस अकाउंटेबिलिटी हो गई, जुडिशरी अकाउंटेबिलिटी हो गई, और जेंडर इक्वल कानून बनाना, जेंडर बायस्ड कानून हटाना, और पुरुष आयोग की स्थापना करना, ताकि पुरुष परिवार के महिलाओं का संरक्षण किया जा सके। यह हमारी मुख्य रूप से यहाँ पर डिमांड है, जिसमें आवाज फाउंडेशन ट्रस्ट और मेंस राइट वाराणसी, पौरुष इंदौर, इस तरह की झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार,
बंगाल, गुजरात, सभी दूर के बहुत सारे एनजीओ आए हैं और उन सब एनजीओ ने मिलकर के इस आयोजन को किया है। मैं वाराणसी से अशोक दशोरा हिंदुस्तान के सभी पीड़ित प्रताड़ित पुरुषों और उनके परिवारों से निवेदन करना चाहूँगा, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल पूरी तरह से मनोयोग से होकर के आप इस युद्ध को तैयार हो जाइएगा, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उच्चैः कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। युद्ध करने के लिए आप तैयार हो जाइएगा, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।